नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात पंचायत चुनाव पर आ रही एक बड़ी खबर की। जी हां, आज पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। हम आपको बता दें कि 11 चरणों में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। मुखिया, सरपंच समेत 6 पदों के लिए वोटिंग होगी। अधिसूचना के साथ ही आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो जाएगी। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होगी और अधिसूचना जारी होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। पंचायत चुनाव जो है वो 11 चरणों में होने वाले हैं। बिहार में मुखिया, सरपंच समेत 6 पदों के लिए पंचायत चुनाव में वोटिंग भी होगी। तो आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कब कब चुनाव होने हैं 11 चरणों में बिहार में पंचायत चुनाव, और आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उन पर कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ जाएगी। हालांकि तैयारियां तमाम लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से, लेकिन आज जब अधिसूचना जारी होगी उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो 6 पदों के लिए बिहार में चुनाव होने वाले हैं। और रवि एस नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। रवि, आज बेहद अहम दिन, अधिसूचना जारी होगी, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। क्या क्या कुछ पाबंदियां होंगी आज के बाद? देखिए, आज जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो 3 बजे इसकी घोषणा करेगा और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज सारा डिटेल्स ये जानकारियां देगा कि किन किन प्रखंडों में कब कब और किन किन तारीखों को। पहले से ये घोषणा है कि 11 चरण में जो है वो चुनाव होंगे, लेकिन कहां कहां पे और किस किस प्रखंड में चुनाव होंगे इसकी जानकारी दी जाएगी। और अभी से 12 दिसंबर तक 11 चरण में चलने वाले चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू भी हो जाएगी। आचार संहिता के तहत जितने भी जो काम है, जो नई घोषणाएं हैं किसी भी विकास कार्य को लेकर के, वो नहीं हो पाएगा। पहले से जो योजनाएं चल रही हैं वो की जा सकती है। किसी भी ढंग से जो मतदाता है वो प्रभावित हो या वो उनको खुश करने के लिए वैसी कोई भी घोषणाएं या योजनाएं जो है वो नए तरीके से नहीं की जा सकती। तो ये पंचायत चुनाव जिसका इंतजार था उसका आज अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसके बाद जो प्रक्रिया है आचार संहिता लागू हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, आज अधिसूचना जारी होने वाली है पंचायत चुनाव को लेकर और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद जो नई योजनाएं हैं वो नहीं चलेंगी, पुरानी जो योजनाएं हैं वो चलेंगी और कई तरह की पाबंदियां भी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बीजेपी ने पंचायती राज चुनाव के लिए कमर कस ली है। भले बिहार में पंचायत चुनाव जो है दलीय आधार पर ना हो रहे हो, लेकिन बीजेपी चुनाव लड़ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मदद करेगी। पार्टी की तरफ से पंचायती राज विभाग की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन भी हुआ है। पंचायत चुनाव की तारीख तय होते ही बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। वैसे बिहार में दलीय आधार पर पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने फैसला किया है कि अपने कार्यकर्ताओं और बीजेपी की सोच वाले उम्मीदवारों का हर संभव मदद करेगी। भारतीय जनता पार्टी से जो भी सिंपैथी रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी अच्छे व्यक्ति हैं, अगर वह पंचायत स्तरीय चुनाव लड़ेंगे तो यह बहुत अच्छी बात रहेगी। और जाहिर बात है कि अगर कोई भाजपा का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो जो भी हमारे दल के समर्थक है उसका साथ देंगे। पंचायत चुनाव के पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सशक्त पंचायत आत्मनिर्भर बिहार नाम से एक पुस्तिका का विमोचन किया। पुस्तिका के कवर पेज को देखकर ही पता चल जाता है कि बीजेपी पंचायत चुनाव को लेकर कितनी सीरियस है। पुस्तिका के अंदर सरकार की उपलब्धियों को तुलनात्मक तरीके से गिनाया गया है। जैसे कांग्रेस ने 5 साल में 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए, तो मोदी सरकार ने 5 साल में 2,292 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मनरेगा में कांग्रेस ने 2013-14 में 33,000 रुपए खर्च किए, तो मोदी सरकार ने 2019-20 में 61,084 करोड़ रुपए खर्च किए। 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का निर्णय लिया गया। 2023 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। गरीबों को घर के लिए मिलने वाली मदद को 35,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया है।
शौचालय के लिए 1200 रुपए को बढ़ाकर 12,000 किया गया। बिहार के हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने का फैसला। बिहार के हर गांव में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। हर गांव में आरटीपीएस काउंटर को सक्रिय किया जाएगा। हर पंचायत में जमीन खरीदकर मुक्तिधाम का निर्माण। हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का होगा निर्माण। कई डिसीजंस ऐसे हैं जो पंचायती राज को मजबूत करता है। हम लोग धीरे धीरे पंचायत केंद्र को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ पूरा सशक्तिकरण करने का काम कर रहे हैं। पंचायत सरकार का भवन का काम हम लोग गति से बढ़ा रहे हैं। अभी तक लगभग 3000 से अधिक पंचायत सरकार भवनों में हम काम लगाए हुए हैं और आगे हम लोगों का टारगेट है कि जब चुनाव खत्म होंगे तो लगभग 4000 जो बचे हुए 4-4.5 पंचायत सरकार भवन है उसमें हम लोग काम लगाएंगे। बीजेपी बिहार में लगातार अपने आप को मजबूत करने में लगी है। पंचायत चुनाव से पहले ये कोशिश भी उसी मिशन का हिस्सा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। इधर जातीय जनगणना की मांग को लेकर बिहार की 10 सियासी पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिला। नीतीश कुमार की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने पीएम से जातिगत जनगणना कराने की मांग रखी, जिस पर फैसला अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। उनको निर्णय लेना है, वो जो भी उचित समझे वो निर्णय ले। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का। आपका नाम बढ़ेगा, ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। ये खुशनुमा माहौल और चेहरे पर खुशी बताती है कि मुलाकात अच्छी और बातचीत सुखद रही। पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में बिहार की 10 पार्टियों के डेलीगेशन ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ बिहार के नेताओं की ये बातचीत करीब 40 मिनट तक चली। बैठक के बाद डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बातचीत अच्छी रही। प्रधानमंत्री ने सबकी बात सुनी, अब निर्णय उनको लेना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गंभीरता पूर्वक सबकी बात को सुने हैं, तो हम लोग एक भरोसा है कि हम लोगों ने जितनी बात कही है उस पर जरूर गंभीरता पूर्वक आगे में अगर केंद्र सरकार बात नहीं मानती है तो क्या होगा? क्या प्रदेश में अलग से कराएंगे? तो अभी तो हम सब लोग आए हैं और अपनी बात रखें। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये सिर्फ बिहार की मांग नहीं बल्कि पूरे देश की मांग है। जब खर्चा जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। बैठक में शामिल सभी नेताओं ने बातचीत को सकारात्मक बताया और उम्मीद जताई कि पीएम नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना के पक्ष में कोई निर्णय लेंगे। ये प्रथम बार ऐसा हुआ है नहीं, बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे बात को गंभीरता से मजबूती से रखें और माननीय प्रधानमंत्री गंभीरता से सुने हैं और उन्होंने निश्चित तौर पे उन्होंने आश्वस्त किए कि हम लोग इस पे देखते हैं और निर्णय समय आने पे हम लोग लेंगे। हम लोगों ने बताया है वो बहुत गौर से सुने हैं, उन्होंने ना नहीं कहा, बोला बिल्कुल हम लोग इस पर चिंतन करके कुछ न कुछ काम करेंगे और निश्चित तौर पर जाति आधारित जो होना चाहिए जनगणना, यह बिल्कुल उन्होंने ना नहीं कहा है। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार के हित में, देश के हित में ये करेंगे। सिर्फ ये 11 रुकनी जो सर्वदलीय समिति है वो नहीं है, बल्कि 13 करोड़ बिहार की जनता की आवाज है और देश के सैकड़ों करोड़ की आबादी की आवाज है। दरअसल जातिगत जनगणना का ये मुद्दा फिर से तब गरमाया जब संसद में केंद्र सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। वैसे तो दशकों से जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, लेकिन बिहार विधानमंडल से 2 बार 2019 और 2020 में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित किया जा चुका है।
सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में मांग की गई थी कि साल 2021 में होने वाली जनगणना में जातीय आंकड़े दिए जाए। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। पारस ने कहा कि पासवान जी ने उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी थी, जिसे केंद्र सरकार ने भी मानते हुए उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया। चिराग पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब जमुई की जनता ने उन्हें नकार दिया तो वो हाजीपुर में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। पासवान जी की जो संपत्ति है उस पर चिराग पासवान का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वर्गीय पासवान जी का उत्तराधिकारी मुझको ही माना और उनके बदले भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर में मेरा शपथ है। चिराग पासवान जी क्या बोलते हैं, पीठ में चुनाव होगा नहीं होगा, किसने होगा, और मैं भी मीटिंग में बता दिया हूँ कि क्या कारण था। पार्टी जमुई की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, तब तुम हाजीपुर में खाक छान रहे हो। अच्छी बात है, लड़े, हम उसको निमंत्रण देते हैं कि तुम लड़ो, हम भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेगा, जनता की फैसला करेगी, इसके पक्ष में होगा वो होगा, जरूरत होगा। और बात अजीबोगरीब फरमान की। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में कॉलेज प्रबंधन ने नया ड्रेस कोड लागू किया। इसके तहत इंटर सत्र 2021-23 की छात्राओं को अब खुले बाल के साथ कॉलेज में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन के इस फैसले का छात्र संगठनों ने विरोध किया है। कॉलेज प्रबंधन का अजीबोगरीब फरमान। सुंदरवती महिला महाविद्यालय में ड्रेस कोड। कॉलेज में खुले बालों पर बैन। सेल्फी लेने पर सख्त पाबंदी। भागलपुर में सुंदरवती महिला कॉलेज का एक नया आदेश चर्चा का विषय बन गया है। कॉलेज प्रबंधन ने इंटरमीडिएट की छात्राओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है। फरमान आते ही विरोध भी शुरू हो गया है। नए ड्रेस कोड में छात्राओं के लिए रॉयल ब्लू कलर की कुर्ती, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा, सफेद मोजा, काले जूते और बालों में 2 या 1 चोटी, जबकि सर्दी के मौसम में रॉयल ब्लू कलर का ब्लेजर और कार्डिगन पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। +2 ब्रैकेट में इंटर की छात्राओं को 2021 से नया ड्रेस कोड में आना है। उस ड्रेस कोड में जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कार बोलता है वो ड्रेस कोड है। अगर उस पर किसी को आपत्ति है तो लिखित रूप से सुझाव दें। नए ड्रेस कोड को लेकर छात्र संगठनों और छात्राओं ने विरोध भी जताया है, जबकि कई संगठनों की ओर से इस नई व्यवस्था का स्वागत किया गया है। ड्रेस कोड वो थोड़ा अजीब लग रहा है। ड्रेस कोड सही नहीं लग रहा है। अभी का जो ड्रेस है वही ठीक लगता है। तो हम लोग के भलाई के लिए ही निकाला गया है, ताकि कॉलेज में अच्छा रूल लगे, अच्छा हो, ताकि हम लोग के जूनियर अच्छे से रहे। फिर हम लोग को देख के तो उन लोगों का भी लगेगा ना, तो इसी वजह से ये कानून लागू किया हुआ है। बात सिर्फ ड्रेस कोड तक ही सीमित नहीं है। प्रबंधन ने कॉलेज परिसर में छात्राओं के सेल्फी लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल ड्रेस कोड को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी की सिफारिशों के बाद कॉलेज प्रबंधन ने इस आदेश को लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। अगली खबर दानापुर से है, जहां बेटा थाना क्षेत्र से भागे प्रेमी जोड़े को जब फुलवारी शरीफ थाने लाया गया तो प्रेमिका ने थाने में ही हाई वोल्टेज ड्रामा कर लिया। प्रेमिका ने थाने में ही गाली गलौज और हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए थाने में अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने उसे किसी तरह शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं थी। कभी थाने से भागने की कोशिश करती तो कभी अपने प्रेमी को भगाने की कोशिश। काफी देर तक ये ड्रामा यहाँ चलता रहा। बाद में प्रेमी ने ही उसे शांत कराया। दरअसल दोनों प्रेमी प्रेमिका कंचनपुर गांव में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जबकि प्रेमी सूरज शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी। लेकिन उसका कहना है कि वो 5 साल से मुस्कान से प्यार करता है और अब उससे शादी कर निभाना चाहता है। वहीं प्रेमिका भी अपने प्रेमी से ही शादी करना चाहती है, उसके साथ ही रहना चाहती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में दोनों के परिजनों के आने का इंतजार कर रही है।
चाहते हो तुम? अभी जो बोलेगी वही हम चाहते हैं। मैंने तुम क्या चाहते हो? अभी से बोलवाइए ना, ये बोलेगी खुद, थोड़े ऐसा थोड़े अब हम नहीं। कितना दिन से प्यार हुआ इससे? कैसे? सर 5 साल से। कैसे? साथ में रहते हैं, साथ में रहते हैं शुरू से। मैंने प्यार कैसे हुआ? अगल बगल के हैं, हमारा घर मतलब कि ये घर हुआ, मिले हो गए ना, तो 5 हमारा घर के 5 घर बाद इसका घर है। तो तुम इजहार किए थे, ये तुम इजहार किए थे कि ये की थी? दोनों का था सर। इसके साथ बस रहेंगे, बात खत्म। किसी भी हाल में फिर छोड़ के भाग जाओगी तो? किसी भी हाल में रहेंगे। कैसे इससे प्यार हुआ था? बताएं कैसे हुआ था? सर से ज्यादा नहीं। इधर बेतिया में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। इफको के ऑफिस में इसे लेकर हंगामा भी हुआ। योगा पट्टी में यूरिया लेने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ी और वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ाई गई। भीड़ में ज्यादातर किसानों ने मास्क भी नहीं पहना था। भीड़ देखकर इफको के कर्मचारी वहां से भाग गए। बताया जा रहा है कि प्रखंड मुख्यालय में महज 2800 बोरी यूरिया की सप्लाई हुई थी, जबकि वहां करीब 5000 लोग मौजूद थे। इसके अलावा ऑफिस में पुलिस तैनात नहीं थी, इससे भीड़ बेकाबू हो गई। किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारत में जहां लगभग हर शहर पानी के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष कर रहा है, तो इस सबसे साफ शहर इंदौर को अब देश का पहला वाटर प्लस शहर भी घोषित कर दिया गया है। एक शहर को वाटर प्लस तब घोषित किया जाता है जब उसका गंदा पानी किसी नदी या तूफानी नाले में नहीं गिरता और उसके सीवर के पानी को रिसाइकल और रीयूज किया जा सकता हो। मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट देखिए। वाटर प्लस का जो कॉन्सेप्ट है, मिनिस्ट्री ने खासकर महुआ ने इसको जब इंट्रोड्यूस किया, इसका उद्देश्य था कि म्यूनसिपल लिमिट में जितने भी हाउस होल्ड हैं या जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, चाहे वो कमर्शियल एंटिटीज़ हों या रेजिडेंशियल हों या अन्य इंडस्ट्रियल भी, उन सभी से निकलने वाला जितना भी सीवर है हम लोग उसको 100% ट्रीट करें और ट्रीटेड वाटर ही किसी भी तरीके की वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाए। वाटर बॉडीज़ में भी रिवर स्ट्रेचेस हैं इंदौर के पास में 2, सरस्वती और कान। इसके अलावा 17 स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास 20 to 21 पॉन्ड्स हैं और लेक्स हैं। जो हमारा टोटल सीवरेज जनरेशन है शहर का लगभग 310 MLD के आसपास है, उसका 30% हम लोग ट्रीटेड वाटर का रीयूज़ करें। इसके अलावा जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स हैं जो सैनिटेशन का काम करते हैं, वो सारे के सारे सीवर नेटवर्क से कनेक्टेड रहें। इसको ट्रीट करके नेक्स्ट हम लोग जितना भी हमारा स्टॉर्म वाटर है, कैच द रेन जो मिनिस्ट्री का एक मैंडेट है, उस पर काम करने का है ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम लोग पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कैच कर सकें। लगभग अगर आप देखेंगे तो पुराने इंदौर के आधे ट्यूबवेल्स, आधे से अधिक ट्यूबवेल्स ई कोली और अन्य बैक्टीरिया से पॉल्यूटेड रहते हैं। तो एक तो वाटर प्लस हो जाने से, क्योंकि अब ओपन सरफेस ड्रेन्स में गंदा पानी ट्रीटमेंट के बाद ही जा रहा है, इससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन अगले 6 महीने से साल भर में आप देखेंगे कि जितने भी ट्यूबवेल्स हैं वो यहाँ क्लीन हो जाएंगे और उनमें जो पॉल्यूशन है ई कोली का या अन्य बैक्टीरिया का अन्य प्रकार वो पॉल्यूशन से फ्री हो जाएंगे। वो दूसरा, जो सरफेस में गंदा पानी जब बहता है तो कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया, गंदगी या हेल्थ हैजार्डियस चीज़ों को लेकर मूव करता है। या जो इन नदी नालों के किनारे जो बसी हुई कॉलोनीज थी, बस्तियाँ थी, वहाँ के लोगों को डेफिनेटली ये हेल्थ जो हैजार्ड था वो दूर होगा और उसका फ़ायदा वहाँ के रहवासियों को मिलेगा। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। अगर हम पॉजिटिव सोच रखें और अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ निकाले तो सफलता हमेशा ही हमारे आसपास रहेगी। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनसे मिलकर आपको इस बात का एहसास होगा। यह है दिव्यांशु गणात्रा, जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड के बल पर जिंदगी की मुश्किलों को हराया और सफलता हासिल की। अपनी कमजोरी को जो ताकत बना लेते हैं, ऐसे ही एक बेमिसाल शख्स हैं दिव्यांशु गणात्रा। One dream I carry is to see a world more inclusive, and that's the world I dream of every single day. I hope it comes sooner, a world where we celebrate differences and nobody is left behind. आज वो एक ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पर पहचाने जाते हैं जो दिव्यांग लोगों के हक के लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं। मुस्कुराते हुए जीत के जज्बे के साथ जो आगे बढ़ते हैं, वो हर शिखर पर फतेह हासिल कर अपना
नाम लिखते हैं। लॉटोलैंड प्रेजेंट्स, जीतेंगे हम। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।